गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये कंप्लीट किया था, ये चैप्टर थोड़ा सा रह गया है, इस पे एक सवाल करेंगे हम लोग और गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है? एम आई ऑडिबल टू बोथ ऑफ यू? यस सर। ओके, थैंक यू। तो चलिए ये वाली चीजें मैं दोबारा बता देता हूँ। ये जो क्यूसी होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं। ये क्यूसी जो होता है आपको, ये रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है। ठीक है? और ये आपका इक्विलिब्रियम की तरह ही होता है। ठीक है? केसी की तरह ही होता है। क्यूसी को तब लिखते हैं हम अदर देन इक्विलिब्रियम पे। अदर देन इक्विलिब्रियम कोई भी कंडीशन हो वहां पे क्यूसी यूज करते हैं। और केसी इज स्पेशली फॉर इक्विलिब्रियम। केसी अगर वैल्यू दे रखा है, दैट मींस द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इज दैट क्लियर? और फिर क्यूसी और केसी में मैंने एक रिलेशन दे दिया, अगर ये इसके बराबर है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। ग्रेटर है दैट मींस बैकवर्ड रिएक्शन होगा। हाँ, तो यहाँ देखिए आप लोगों को मैं क्या बता रहा था। यहाँ पे आपके पास क्यूसी जब ग्रेटर देन केसी होता है, ठीक है, जनरली वैसे ही निकालते हैं हम लोग, जैसे केसी का वैल्यू निकालते हैं, तो जो रिएक्शन होगा वो बैकवर्ड जाएगा। और क्यूसी लेस देन केसी होगा तो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा। ठीक है? तो ये चीजें आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए। ठीक है? चलिए एक सवाल देता हूँ, फिर डेल्टा जी के बारे में जानेंगे, देन वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। So which one? आयनिक इक्विलिब्रियम अभी स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में। पहले ये सवाल करते हैं हम लोग। क्वेश्चन जो है आपका, 3 मोल ऑफ PCl5 kept in 1 लीटर क्लोज्ड कंटेनर। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी आपको इक्विलिब्रियम अचीव कर 3 मोल ऑफ PCl5 3 मोल of PCl5 kept in 1 liter closed reaction vessel was allowed to attain equilibrium
at 380 Kelvin. Calculate composition of the mixture at equilibrium. और Kc का जो वैल्यू है वो गिवन है, Kc इक्वल्स टू 1.80. ठीक है, Kc इक्वल्स टू 1.80. ये सॉल्व कर लेंगे आप लोग? आलिया, रुचि, आशीष, देवांश? यस सर, ट्राई कर रहे हैं। Yes, sir. ओके, सॉल्व. अदिति, ये सवाल हो जाएगा आपसे? देवांश, आशीष, आलिया, any answer? यस सर, Okay, PCl5, that is we need to calculate composition of the mixture at equilibrium. आपको PCl3 और सबका निकालना है बेसिकली, PCl5, PCl3 और Cl2. चूंकि हमें पता है कि PCl5 को जब हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, PCl5 को अगर हीट करेंगे आप, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? PCl3 प्लस
Cl2 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भी इक्विलिब्रियम पे कंपोजिशन बताना है, इसका भी बताना है और इसका भी बताना है। तो लेट मी चेक। PCl5 1.4 m, वेरी गुड देवांश। आलिया ओके 1.5, ठीक है। Cl2 कितना आएगा आलिया? ओके 1.5 किसका आंसर दिया अदिति? आगे ये भी लिखा करिए, क्योंकि मिक्सचर में 3 चीजें है अपने पास, PCl5 PCl3 और Cl2, तो किसका निकाल रहे हैं ये जरूर बताया करिए। इनिशियली इसका 3 मोल है, तो ये क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। और यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम पे हम देख लेंगे, तो एट इक्विलिब्रियम यहाँ से जस्ट सपोज x मोल डिसोसिएट हो गया, तो यहाँ x बनेगा, यहाँ भी x बनेगा। अब Kc का यहाँ पे लगा देंगे सिंपल। Kc का फॉर्मूला क्या होगा? PCl3 का मोलर कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl2 का मोलर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में PCl5 का मोलर कॉन्सेंट्रेशन। PCl3 का कितना है भाई? x है, और Cl2 का कितना है? x है, अपॉन इसका कितना है? 3 - x है। यही है ना? तो सिंपल हम इसे सॉल्व कर लेंगे, मैथमेटिक्स लगाएंगे और सीधे सीधे आपका एक इक्वेशन आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Kc का वैल्यू कितना रखा? 1.8 आई थिंक, 1.8। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 3 - x, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5.4 माइनस 8x 1.8x, और फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये समथिंग लाइक दिस आ जाएगा 1.8x माइनस 8.4, ठीक है, इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देंगे, तो 2 वैल्यू आएगा, जिसमें से जो पॉजिटिव वाला है उसी को कंसीडर करना है, जो नेगेटिव वाला है उसे कंसीडर नहीं करना है। तो इट विल बी समथिंग लाइक 3.4, सॉरी ये 1.5 1.4 नहीं आएगा। x का वैल्यू कितना है जल्दी बताइए जरा मुझे। x का जो वैल्यू है वो है 1.59, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे 1.59 m आया है, तो यहाँ पे देख लीजिए PCl5 का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो 3x था, दैट मीन्स 3 - 1.9 दैट विल बी इक्वल टू 1.41। यानी यहाँ पे PCl5 का जो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा वो 1.41 हो जाएगा, और आपका PCl3 तो x के बराबर ही था PCl3, तो इट विल बी इक्वल टू 1.59 m, एंड Cl2 भी x के बराबर था, तो ये भी कितना हो जाएगा 1.59 m। सबको क्लियर है ये बात? सबने आंसर दिया है कुछ ना कुछ? आगे बढ़े देवांश, आशीष। यस सर। Yes, sir. ओके थैंक यू। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। बहुत ही आसान और छोटा सा टॉपिक है एक, आपका ये होता है रिलेशन बिटवीन, ये आपका रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K और रिएक्शन कोसेंट Q एंड गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स एनर्जी। ये गिब्स एनर्जी का नाम आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में भी सुना है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें देखना है कि रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा रिएक्शन कोसेंट और गिब्स एनर्जी में बेसिकली इसके बीच में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये देखिए गिब्स एनर्जी ना बेसिकली आपका क्या देता है, ये स्पॉन्टेनिटी बताता है, ठीक है, कि कोई रिएक्शन या फिर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है या फिर आपका इक्विलिब्रियम पे है। तो ये गिब्स एनर्जी को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैंने बताया था थर्मोडायनेमिक्स में कि हम लोग डेल्टा जी का वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा जी का वैल्यू इसलिए निकालते हैं क्योंकि वी कैन नॉट फाइंड और कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ गिब्स एनर्जी, सो वी कैलकुलेट चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। अब देखिए डेल्टा जी पे कैसे हमें पता चलता है कि ये बेसिकली आपका स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है या इक्विलिब्रियम में। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि डेल्टा जी अगर इक्वल्स टू 0 आ गया, दैट मीन्स कि द सिस्टम और जो प्रोसेस है इक्विलिब्रियम पे है, किस पे है, एट इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। अगर डेल्टा जी लेस देन 0 आ गया, दैट मीन्स द रिएक्शन द प्रोसेस
सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये स्पॉन्टेनियस हो जाएंगे। और स्पॉन्टेनियस का मतलब यही होता है कि एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत नहीं है, एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये अपने आप होगा, ठीक है। और डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो होता है जो, वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, यानी डेल्टा जी का वैल्यू जब पॉजिटिव आता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। और यहाँ हमें क्या करना होता है, यहाँ हमें बेसिकली एक्सटर्नल एफर्ट डालना पड़ता है, एक्सटर्नल एजेंट डालना पड़ता है, लाइक टेम्परेचर इंक्रीज किया या प्रेशर इंक्रीज किया, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर इंक्रीज डिक्रीज करना पड़ता है, जिसकी वजह से प्रोसेस होता है, ठीक है। जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं ना, सारे के सारे स्पॉन्टेनियस होते हैं, अपने आप होते हैं। ये माना जाता है कि जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं सारे के सारे क्या होते हैं, आपके स्पॉन्टेनियस होते हैं। ऑल नेचुरल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस, ऑल नेचुरल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसे लिख लीजिए, उसके बाद रिलेशन में एक लिखवा दूंगा आपको। वेरी गुड अदिति। सर ये नए चैप्टर का ही नोट्स आयकॉनिक नहीं, ये केमिकल इक्विलिब्रियम का बेसिकली, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम अभी शुरू करेंगे, ये एक छोटा सा टॉपिक है जो खत्म होने वाला है। आलिया हो गया, अदिति हो गया, ठीक है। ये एक्चुअल में इक्विलिब्रियम में दो चैप्टर है, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, तो दो पार्ट में पढ़ाता हूँ मैं, एक केमिकल इक्विलिब्रियम देन आयनिक इक्विलिब्रियम, बहुत आसान है। हो जाए तो बता दीजिएगा, देवांश, आशीष, ये सर जस्ट मिनट। आरुषि। यस सर। वेरी गुड। तो मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, क्यूसी का जो वैल्यू होता है वो केसी के बराबर तब होता है जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो रिलेशन हमें निकालना है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यू और गिव्स एनर्जी डेल्टा जी के बीच में निकालना है, ठीक है। तो अभी मैं एक रिएक्शन लिखूंगा, एक इक्वेशन लिखूंगा, जो कि वही फॉर्मूला होगा आपका। डन सर। ओके, व्हाट अबाउट यू आशीष? डन? डन। वेरी गुड, वेरी गुड, आपने तो पहले ही बोल दिया था। चलिए, अब देखिए यहाँ पे अपने पास जो रिलेशन होता है ना, वो ऐसा होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, और यहाँ पे आ जाता है आपके पास प्लस आर टी एल एन क्यू, ठीक है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है अपने सिलेबस में। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया आपका सीधे सीधे, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस में आर टी एल एन क्यू, ठीक है। ये जो डेल्टा जी है ना, ये चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। वेट अ मिनट, ये मैंने क्या बोला आपसे कि ये जो डेल्टा जी है, वेट अ मिनट, डेल्टा जी जो होता है आपका, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये होता है चेंज, डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन, और जी मतलब क्या हो गया, गिव्स एनर्जी, और गिव्स फ्री एनर्जी भी कहते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी।
और ये जो डेल्टा जी नॉट है, ठीक है, जहां भी आपका नॉट लग जाए, पावर में जीरो लग जाए, दैट रिप्रेजेंट्स ए स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि कुछ कंडीशंस होते हैं जो ये फुलफिल करता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर ये फिक्स्ड होता है कि नहीं। वैसे ही जहां भी नॉट लग जाए दैट रिप्रेजेंट्स स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड का कुछ मतलब मोलारिटी हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर, ये फिक्स्ड होता है। तो ये जो होता है आपका चेंज इन, ये डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, गिव्स फ्री एनर्जी, और यहाँ लिख दूंगा स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी। एनर्जी, और आर जो होता है वही आपका गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है, गैस कांस्टेंट। टी जो होता है आपको अच्छे से पता है कि टी क्या है, टेम्परेचर है। और क्यू क्या हो जाता है, ठीक है, क्यू की जब बात करेंगे तो क्यू जो होता है आपका, ये रिएक्शन कोसेंट होता है। यानी ये वाला जो आपका फॉर्मूला है बेसिकली, ये सारे हर जगह एप्लीकेबल है पूरे प्रोसेस में, क्योंकि क्यू जो होता है वो सबके लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन के जब यूज करते हैं दैट इज ओनली फॉर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन होता है तीनों के बीच, डेल्टा जी क्यू और डेल्टा जी क्यू, और तीन चीजें थी ना, हाँ, डेल्टा जी और क्यू। अब देखिए, जस्ट सपोज कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम है। अगर सिस्टम एट इक्विलिब्रियम होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर सिस्टम अपने पास इक्विलिब्रियम में हुआ, ठीक है, तो सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में होगा तो डेल्टा जी का वैल्यू मैंने क्या बताया था, जीरो होना चाहिए। तो बस डेल्टा जी का वैल्यू मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसमें जीरो पुट कर दूंगा इसमें। तो जब मैं जीरो यहाँ लिखूंगा तो इट विल बी लाइक डेल्टा जी नॉट प्लस में आर टी एल एन क्यू, क्या हो जाएगा, आर टी एल एन क्यू। और डेल्टा जी नॉट का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस आर टी एल एन क्यू। बात समझ में आ रही है ये आप लोगों को? यस सर। देवांश, आशीष, यस सर। देवांश, हाँ, नहीं समझ में आया तो बोल दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, जब आपको मैंने एक चीज बताया कि जब इक्विलिब्रियम पे लेंगे तो ये जो Q है बेसिकली, ये किसके बराबर हो जाता है, K के बराबर हो जाता है कि नहीं। तो ये यस रिलेशन होता है सर। बेसिकली डेल्टा जी और K का बीच का। तो ये एक फॉर्मूला हो गया आपका सिंपल। ये कहाँ से आया, तो ये बेसिकली हमने एक कंडीशन रखा कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा, और जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा आपका, तो डेल्टा जी का वैल्यू जीरो रखेंगे, और ये डेल्टा जी सीधे यहाँ पे पुट करेंगे जीरो, तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू आ जाएगा, सिंपल, खत्म। जिसको समझ में नहीं आया बता देंगे। अदिति, आलिया, सर आरुषि। ये एलएन का क्या मतलब होगा? एल इज लॉग। बेसिकली देखिए, ये लॉग का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। लॉग अगर लिखते हैं ना, दैट रिप्रेजेंट्स, लॉग में दो चीजें होती हैं। लॉग ए लिखा हूं मैं, ये इसका मतलब ये होता है कि लॉग टू द बेस ए है, 10 है। ठीक है, ये लॉग फिक्स्ड होता है। लेकिन एल की जब बात करते हैं ना, तो ये एल लॉग जो होता है यहाँ पे, जो ये होता है, ये ई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ई के बराबर। तो ये लॉग का ही टर्म है। ठीक है, लॉग का ही टर्म है। एल को कभी भी लॉग में चेंज करना हो ना आशीष, तो ये एक बात ध्यान में रखिएगा, एल को कभी भी लॉग में चेंज करना हो, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लॉग हो जाएगा। जस्ट सपोज एल टू है, तो इट विल बी 2.303 इंटू लॉग टू हो जाएगा। इज दैट क्लियर आशीष? यस सर। मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.303 से, सॉल्व हो जाएगा। वेरी गुड अदिति। सर डन। डन, वेरी गुड, वेरी गुड। देवांश, आपका हो गया? यस सर। चलिए, अच्छी बात है। और किसी का? सबका हो गया, आगे बढ़े। तो लास्ट क्लास में हमने ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पढ़ लिया था, उसमें किसी को दिक्कत है क्या? नो सर। ओके, आगे बढ़े। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो लास्ट क्लास से तो पूछ लेंगे, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो आ रही है हम बेसिकली आपका आयनिक इक्विलिब्रियम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो देखिए, आयनिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि सब्सटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एकदम ही बेसिक से शुरू करेंगे। ठीक है, एक मिनट।
चलिए यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आयनिक इक्विलिब्रियम की जब बात करते हैं तो सब्सटेंसेस एकदम ही बेसिक से लेके चलते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सब्सटेंसेस जो होता है आपका दो टाइप का है, ठीक है। एक है आपका इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा है आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नाम सुना आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का? एक इलेक्ट्रोलाइट्स है और दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कि आयंस में नहीं टूटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस। ये आयंस में ब्रेक नहीं होते हैं, इनको कहते हैं हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। यानी यहाँ पे एक चीज और कह सकते हैं, ठीक है, कि अल्फा इज इक्वल टू 0। अब ये अल्फा क्या होता है, तो अल्फा को ध्यान में रखिएगा, ये जो अल्फा होता है ना, ये होता है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। डिसोसिएशन होता है, जितना भी ज्यादा डिसोसिएट होगा अल्फा का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो अल्फा, चूंकि ये डिसोसिएट ही नहीं हो रहे हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं देवांश? देवांश, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. हाँ। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो क्या होता है कि जो डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में इजीली, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डिसोसिएट इनटू आयंस। आयंस में इजीली डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा जो होता है वो होता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे देखिए अपने को क्या है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये हो जाता है कि ये ऐसा मानते हैं हम लोग कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा ऑलमोस्ट, ठीक है, किस में चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। और यहाँ पे जब अल्फा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो अल्फा का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, क्योंकि पूरा का पूरा डिसोसिएट होता है, ठीक है। अगर परसेंटेज में बात करें तो अल्फा को हम लोग 100% मानते हैं। क्या मानते हैं हम लोग यहाँ पे? अल्फा का वैल्यू जो होता है 100% मान लेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया। और बस ऐसे विदाउट परसेंटेज बात करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अल्फा इज इक्वल टू 100%, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की जब बात करते हैं तो ये पार्शियल डिसोसिएशन होता है। क्या होता है यहाँ पे? पार्शियल डिसोसिएशन। अब ये जो पार्शियल डिसोसिएशन होता है आपका, ये क्या होता है? तो मतलब थोड़ा सा डिसोसिएट होता है। दैट मीन्स अल्फा का जो वैल्यू होता है वो आपका 0 और 1 के बीच में रहता है, 0 से थोड़ा सा ज्यादा, 1 से कम, ठीक है। लेकिन जनरली जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो 5% ही डिसोसिएट होते हैं। कितना परसेंट डिसोसिएट होते हैं? 5% डिसोसिएट होते हैं। दैट मीन्स अल्फा का जो वैल्यू होगा एज अ नंबर 0.05 ही होगा, ठीक है, मैक्सिमम, ये मैक्स है, ठीक है। जनरली ऐसा होता है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। तो दोबारा बता रहा हूं, जो डिसोसिएट होते हैं आयंस में उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और जो डिसोसिएट नहीं हो पाते, लाइक एग्जांपल ले लीजिए आप, यूरिया वगैरह ले सकते हैं, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सारे, सुक्रोज हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। शुगर हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, डिसोसिएट नहीं होते आयंस में, तो इसे हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप का होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हो जाता है कि ऑलमोस्ट सारे डिसोसिएट हो जाएंगे, यानी पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स अल्फा 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 इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो बेसिकली अल्फा का वैल्यू 1 होता है और परसेंटेज में देखें तो 100% होता है, यानी 100% डिसोसिएट हो गया। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो पार्शियल डिसोसिएशन होता है, जिसमें अल्फा का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है। जनरली वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो 5% डिसोसिएट होते हैं, और वैल्यू देखें तो अल्फा इज इक्वल टू 0.05 हो जाएगा। 5/100 करेंगे परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, तो 0.05 होगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. इस चार्ट को बना लीजिए। यस सर।
हो जाए तो बताइएगा आप लोग। वेरी गुड अदिति। सर आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा की वैल्यू स्पेसिफाई कर रखी है 5%। सो हाँ सर मतलब अगर वो 99 भी होगा तो भी वो वीक में आएगा फिर स्ट्रांग में आ नहीं जाएगा? नहीं नहीं, 99% वाला तो इधर होगा, इसलिए तो मैंने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया कि यहाँ पे अल्फा जनरली ऐसा लिख देते हैं 1 और 0 के बीच में होगा, ठीक है। ओके। लेकिन अल्फा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ना देवांश, वो 5% ही डिसोसिएट होता है। ओके सर। हो जाए तो बताइएगा। आशीष हो गया आपका? आरुषि? यस सर। देवांश? यस सर डन। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं अब अपन लोग। तो देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात हो गई, तो यहाँ सॉरी तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे लिख दूंगा मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इस इलेक्ट्रोलाइट्स, तो देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एसिड बेस सॉल्ट, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं क्योंकि ये सारे के सारे आयंस में टूट जाते हैं इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे, और स्ट्रॉन्ग बेस, जितने भी बेस स्ट्रॉन्ग होंगे वो सारे के सारे आपके क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड में, ठीक है, ये लिस्ट ध्यान में रखिएगा। H2SO4 हो गया, HClO4 हो गया, HClO3 हो गया, ठीक है, HNO3 हो गया आपका, HCl हो गया आपका, HBr हो गया आपका, और HI हो गया। ये सारे के सारे, ये सात जो हैं, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो आपको पता है एसिड क्या देता है, H+ देता है, आयंस में ब्रेक होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस की जब बात करेंगे तो जितने भी अल्काली मेटल्स है, जितने भी अल्काली मेटल यानी फर्स्ट ग्रुप का मेटल है, ठीक है, तो वो मतलब लीना के रब से फरियाद, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की बात होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑल अल्काली मेटल्स हाइड्रेट। मतलब उसको वाटर में डालने से आपको क्या मिलता है, जैसे लिथियम को डालिएगा तो लिथियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, बेस हो गया। सोडियम को डालिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। पोटेशियम को डालिएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। एंड जो सेकंड ग्रुप है विच इज अल्कलीन अर्थ मेटल, उसमें से BaOH होल ट्वाइस को हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। क्या लेते हैं उसे? स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात होती है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, सॉल्ट जो होता है, सॉल्ट क्या हो गया, NaCl एक सॉल्ट हो गया। तो इसको भी जैसे आप एक्वस या वाटर में डालेंगे तो इसमें भी आयंस में ब्रेक होता है, ठीक है। ब्रेक होता है कि नहीं? अगर ये ब्रेक हुआ दैट मीन्स कि ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो जितने भी आपका स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे लिखिएगा ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्ट, ऑल टाइप्स ऑफ, ऑल टाइप्स ऑफ
सॉल्ट्स जो होते हैं जनरली क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जनरली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। कहीं कहीं एक्सेप्शन ऐसा आएगा तो मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं है, क्यों है, ठीक है। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि जितने भी सॉल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको। अब इसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए। सर ये एस बी और एस है क्या? वेरी गुड। एसिड स्ट्रॉन्ग ऑफ बेस। एसिड, ओके ओके। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी गुड। जहां भी ना समझ में आए पूछ लीजिएगा कोई भी। वेरी गुड अदिति। सर ये आपने ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट्स क्या? सॉल्ट, सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड और बेस से ही बनता है ना। ये सर तो मतलब वो भी सारे स्ट्रांग होते हैं? हाँ वो सारे के सारे जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे मान लीजिए NaCl हो गया, ठीक है, Na2SO4 हो गया, ठीक है, ये भी पूरा का पूरा डिसोसिएट होता है 2Na प्लस प्लस SO4 - 2। बात समझ रहे हैं आप। यस सर। वेरी गुड। सबका हो गया हो तो आगे बढ़ते यस सर। हैं। चलो स्लाइड चेंज करूँ, देवांश आपका हुआ। यस सर हो गया। ओके थैंक यू। चलिए यहाँ पे अब देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, वीक की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक डालिएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अब देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है आपका, ठीक है, यहाँ पे अपने पास आ जाएगा वीक एसिड। WA का मतलब क्या हो गया देवांश, वीक एसिड, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा आपके पास एक वीक बेस, ठीक है, जिसको मैं लिख दूंगा WB। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब इसमें कौन कौन से लिस्ट हैं, बेसिकली इस लिस्ट को लिख लीजिएगा। जनरली यहाँ पे जो वीक एसिड होता है आपका H2SO3 होता है।
सॉरी, इधर थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था. एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? देवांश? यस सर. हाँ, Yes, sir. चलिए यहाँ पे देखिए अपने पास यहाँ पे है, ठीक है. यहाँ पे अपने पास क्या क्या है इसको देखिए कि वीक एसिड क्या क्या होता है. तो H2SO3 ले लेते हैं, ठीक है. आपके पास HClO2, बहुत सारे वीक एसिड में तो बहुत सारे लिस्ट बन जाता है. HClO हो जाएगा, HNO3 नहीं HNO2 हो जाएगा. और जितने भी ऑक्सी एसिड्स हैं, ऑल ऑक्सी एसिड्स का नाम सुना आप लोगों ने, ऑफ फॉस्फोरस, P फॉर फॉस्फोरस. और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है. जैसे मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक चूंकि पढ़ लिया हम लोग, इथेनोइक, मिथेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड, ये सारे के सारे वीक एसिड होते हैं, ठीक है. फिर इसके साथ मैं हाइड्रोजन साइनाइड लिख दूंगा, HCN भी एक वीक एसिड है, ठीक है. बोरिक एसिड आता है H3BO3, ये भी क्या आपका वीक एसिड है. कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3, ये भी एक वीक एसिड है. और HF, जो कि पिछले में लिखा था मैं, HCl, HBr, HI, वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन HF जो होता है वो वीक एसिड होता है. और इसके अपने रीजन है वीक एसिड होने का, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ठीक है. और साइज छोटा होता है, तो इस पे क्या होता है कि एक कोवेलेंट बॉन्ड तो होता ही है, और यहाँ डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग जाता है, जिसकी वजह से H+ को इजीली जाने नहीं देता, ठीक है. और जो भी H+ देगा नहीं वो वीक एसिड हो जाएगा, ठीक है. तो ये सारे जो लिस्ट लिखा हूं मैं बेसिकली, ये किसका है आपका, वीक एसिड का है. इसमें कोई डाउट वगैरह हो तो बता दीजिए, ठीक है. और यहाँ पे मैंने लिखा है ऑल ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस आर वीक एसिड. और ऑक्सी एसिड्स का क्या मतलब होता है, ऑक्सी एसिड्स को मैं दोबारा बता देता हूँ. जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था, कोई भी नॉन मेटल हो, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन विद हाइड्रोजन जो होगा वो आपका क्या होगा, ऑक्सी एसिड्स हो जाएगा. अब फॉस्फोरस हो गया तो फॉस्फोरस का ऑक्सी एसिड्स हो गया, सल्फर हो गया तो सल्फर का ऑक्सी एसिड हो गया. अब फॉस्फोरस का ऑक्सी एसिड्स की बात करें तो ये सारा होता है H3PO3 हो गया, H3PO4 हो गया, H3PO2 हो गया. ये सारे के सारे जो ऑक्सी एसिड्स है बेसिकली ये फॉस्फोरस का ऑक्सी एसिड्स है, ठीक है. इज दैट क्लियर एवरीवन? इसमें कोई Yes. डाउट तो नहीं है ना? इसमें कुछ भी अगर ऐसा हो जो ना समझ में आए बता दीजिएगा. अब वीक बेस की बात करें तो देखिए पहला वाले ग्रुप में जितने भी OH थे सारे के सारे स्ट्रांग थे, तो पहले वाले ग्रुप को तो लेंगे नहीं. लेकिन सेकंड ग्रुप में आपने देखा अल्कलीन अर्ध मेटल में ये स्ट्रांग बेस में BaOH का होल ट्वाइस ही आया था, यानी बाकी के जितने भी OH वाले ग्रुप होंगे, ठीक है, लाइक बेरिलियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ, कैल्शियम के साथ, स्ट्रॉन्शियम के साथ, सारे के सारे क्या होंगे आपके वीक बेस होंगे. तो हम लिख सकते हैं ऑल अल्कलीन अर्ध मेटल्स all alkaline earth metal hydroxide except BaOH whole twice, ठीक है. दैट इज आई लिख सकता हूं मैं कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया. ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके वीक एसिड, वीक बेस हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे, वीक बेस हो जाएंगे. फिर एल्युमिनियम का भी हाइड्रोक्साइड जो है ना ये भी आपका वीक बेस है. फिर NH3 जो है आपका ये भी बेस होता है, ये भी क्या है आपका वीक बेस है. और डी ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड्स हैं, डी ब्लॉक हाइड्रोक्साइड्स. अब ये डी ब्लॉक क्या है, वही आपका SPDF ब्लॉक, ठीक है, डी ब्लॉक हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है. तो आपको पता होना चाहिए डी ब्लॉक में जितने भी हाइड्रोक्साइड, डी ब्लॉक के एलिमेंट जो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वीक बेस हो जाएंगे. तो इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, नहीं तो लिखिए इसे. सर आपने ऑल ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस में वो NM मतलब नॉन मेटल ऑक्सी एसिड्स का मतलब ही यही होता है कि कोई एक नॉन मेटल हो, उसके साथ ऑक्सीजन हो और ऑक्सीजन के साथ क्या हो, हाइड्रोजन हो. अब यहाँ पे नॉन मेटल में जो लीजिएगा, मान लीजिए फॉस्फोरस ले लिया तो ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस हो जाएगा, सल्फर ले लिया तो ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर हो गया, सो सिंपल. क्लोरीन ले लिया तो ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन हो जाएगा. ठीक है, अदिति, आलिया, आशीष, आरुषि,
सर कुछ कहा आपने? हाँ मैंने यही कहा, कोई प्रॉब्लम हो, डाउट वगैरह हो, कुछ ऐसा नो हो सर, जब नो सर। थैंक यू। आपका हो जाए तो बताइएगा देवांश। यस सर, डन। डन, एवरीवन डन। यस सर। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आपका ये क्लियर हो चुका है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो अपने पास जो सीधे आता है अपना एसिड बेस थ्योरी आता है, एसिड बेस थ्योरी। जैसे कि एसिड को अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया, फिर उसके कुछ लिमिटेशंस आए, फिर फेल्ड हो गया, ठीक है। फेल्ड होने के भी अपने रीजन थे। तो हम सबसे पहले एसिड बेस थ्योरी की जब बात करेंगे, ठीक है, तो देखिए सबसे पहला इसमें आता है आपका लिस्ट में 1 नंबर पे आर्हेनियस, ठीक है। तो टॉपिक डालिएगा आर्हेनियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सबसे पहले इसे डिफाइन करेंगे, और डिफाइन करते ही बहुत ही इजी है, समझ में आ जाएगा एक्चुअल में ये कहना क्या चाह रहे थे, ठीक है। तो डेफिनेशन में लिख लीजिएगा सीधे सीधे, एसिड्स आर दोज substances, acid are those substances which dissociates in water to give proton or to give hydrogen ions, that is H plus to give hydrogen ions H plus। और वहीं पे अगर बेसिस की बात करें तो बेस को कैसे डिफाइन किया था इन्होंने, bases are those substances which dissociates in water to give हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। क्या देता है? हाइड्रोक्सिल आयंस। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास OH माइनस आयंस, ठीक है। तो एज फॉर एग्जांपल अभी मैं एक, हाँ थोड़ा सा जगह है तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक एग्जांपल अगर हम लोग लें तो बहुत ही आसान है ये समझना। जैसे सपोज एक HX कंपाउंड है, सब्सटेंस है, जिसको एक्वस में डाला आपने, तो एक्वस में डालते ही अपने पास क्या आ जाएगा, H प्लस एक्वस में, और ये क्या आ जाएगा आपके पास X माइनस एक्वस में। तो यहाँ पे क्या पता चला कि ये सब्सटेंस जो HX था, इसने H प्लस विच मीन्स हाइड्रोजन आयन दिया है, यानी ये सब्सटेंस क्या होगा, एसिड होगा। क्या होगा आपका? एसिड होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीवन?
ठीक है। Yes, sir. तो इसको और अच्छे तरीके से लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि HX को अगर आपने H2O में डाला तो ये देखिए किस में कन्वर्ट होगा। मैं डायरेक्ट लिखूंगा H3O पॉजिटिव प्लस X माइनस। इस पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ देखिए ये जो H प्लस हम लिख देते हैं बचपन से और यही बोलते हैं कि जो H प्लस देगा बेसिकली वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका एसिड होगा। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन कभी भी इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, डू नॉट एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म। ठीक है, इन दिस फॉर्म एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, हाईली अनस्टेबल होता है ये इस फॉर्म में। ठीक है, तो ये एक्चुअल में एग्जिस्ट किस में करता है, सबसे पहले यही देता है, लेकिन हमारी आदत ऐसे होती है कि H प्लस लिख देते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग सही भी मानते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या होता है कि HX से अगर आपका H प्लस निकलता है ना तो ये H2O के पास जाता है। H2O चूंकि H2O में रहता है और H2O जो होता है, ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रॉन रिच, न्यूक्लियोफाइल होता है ये बेसिकली, और ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो ये इसके साथ ना एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता कैसे है, मैं दोबारा याद दिलाता हूं आप लोगों से। ऑक्सीजन जो है एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑलरेडी पॉजिटिव था तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल होगा। और ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और बॉन्ड बनाने के बाद, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा H3O पॉजिटिव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, ये हाइड्रोनियम आयन। और ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक सवाल अभी मैं कराऊंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, इससे पहले लिख लीजिए फिर मैं बताता हूँ। ये इसमें अब तक किसी को डाउट है क्या, H प्लस क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, H3O पॉजिटिव में क्यों जाता है? ये डेफिनेशन तो बहुत ही इजी है। वो सब्सटेंस जो भी आपका H प्लस देगा उसे हम आर्हेनियस एसिड कहेंगे, और जो OH माइनस देगा, हाइड्रोक्सी लाइन देगा, उसे बेस कहेंगे। क्लियर है? हो जाए तो बताइए। हो जाए देवांश बताइएगा। यस सर, जस्ट अ मिनट। ओके, टेक योर टाइम। आशीष, सर ये व्हाट H अबाउट प्लस यू, वाला भी लिखना आरुषि? है? हाँ हाँ, ये लिख लीजिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली, आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन हम H प्लस में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बात क्या है इसके पीछे, H प्लस एग्जिस्ट नहीं करता, वो जनरली H3O पॉजिटिव में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कभी भी हम इक्वेशन को भी आप कि H2SO4 को अगर मैं डिसोसिएट करूंगा ना तो भी मैं यही लिखूंगा 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2। लेकिन कभी सवाल ऐसा पूछ देता है कि क्या ये H प्लस एग्जिस्ट करता है, तो नहीं करता है। ठीक है, तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये बेसिकली H3O पॉजिटिव के फॉर्म में। ठीक है,
लेकिन लिखते हम क्वेश्चन में यही है, बैलेंसिंग मोल कॉन्सेप्ट में यही बेस्ट, फटाफट हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसका फैक्ट ये भी पता होना चाहिए। समझ में आ गया? यस Yes, sir. हो गया? यस सर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आप लोगों से कि ये जो H3O पॉजिटिव का जो जनरल फॉर्मूला होता है, एक बात ध्यान में रखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे H प्लस में वाटर डाला, ठीक है, H प्लस है जो कि वाटर में प्रेजेंट है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लें अभी। और H3O पॉजिटिव में और वाटर डाल दीजिएगा, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? ध्यान दीजिएगा, H5O2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। अगर और वाटर डाल दिया आपने तो ये पता है किस में कन्वर्ट होगा? H7O2, ये कितना हो गया? O2, ठीक है, तो यहाँ पे O3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार और वाटर डाल दिया आपने तो ये पता है किस में कन्वर्ट हो जाएगा आप लोगों का? H9O4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो हाइड्रोजन का नंबर होता है ना, ठीक है, ये वाला जो हाइड्रोनियम आयन में हाइड्रोजन का नंबर होता है, ये हमेशा ऑड होता है, ठीक है। तो कभी भी आपको इस टाइप से सवाल दे दे कि H4O3 पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है तो नहीं करता है, ठीक है। ये बात पता होना चाहिए आपको कि ये जो हाइड्रोजन का नंबर होगा वो क्या होगा? हमेशा ऑड होगा, ठीक है। तो कभी भी इस तरीके से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कभी सवाल ऐसा पूछ देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोनियम आयन इज पॉसिबल, और पॉसिबिलिटी में मैं आपको दे दिया H5O2 पॉजिटिव, ठीक है, फिर दे दिया मैंने H7O3 पॉजिटिव, फिर मैंने दे दिया H9O4 पॉजिटिव, और यहाँ पे डी में दे दिया ऑल ऑफ दिस, तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। और डी में अगर मैंने दे दिया आपको H5O4 पॉजिटिव, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। आप लोग निकाल लेंगे ना? ये समझ में आया कैसे किया मैंने? यहाँ H3O पॉजिटिव, 2 हाइड्रोजन डालेंगे, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन और बढ़ेगा, 2 हो जाएगा, तो ये बन गया H5O2 पॉजिटिव। फिर H2O ऐड किया तो 5 से ये 7 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, फिर H2O ऐड किया तो 9 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? बताइए। Yes, sir. तो देखिए इसका फेल होने का बहुत ही बड़ा रीजन ये था, ठीक है, कि हर कंपाउंड जो भी एसिड है इन दिस यूनिवर्स, जरूरी नहीं है कि वो H प्लस दे, ठीक है। आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जो कि एसिड होते हुए भी उसमें हाइड्रोजन नहीं होता। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड की बात करी है, इसमें हाइड्रोजन है क्या? जब हाइड्रोजन है ही नहीं तो ये H प्लस देगा? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो ये एक रीजन था इसका फेल होने का, और यही था। अभी तो बस मैंने इसका एग्जांपल दिया आपको एसिड का, अभी मैं बेस का एग्जांपल दूंगा, पहले ये लिख लीजिए आप लोग। हो जाए तो बता दीजिएगा आप लोग। डन सर। वेरी गुड, एवरीवन डन। आशीष आपका हो गया? Yes, sir. चलिए अब बेस की बात कर लेते हैं। तो बेस ने क्या बोला कि OH माइनस देगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे अपने पास देख लीजिए कि जैसे सपोज MOH हो गया, ठीक है, या फिर MOH होल ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है, या फिर आपका मान लीजिए MOH होल थ्राइस। ये बेसिकली फर्स्ट ग्रुप के, सेकंड ग्रुप के लिए और 13th ग्रुप के लिए जो एल्युमिनियम वाली की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए MOH है, इसको वाटर में डालेंगे, वाटर में डालते ही आपके साथ पता है क्या होगा? ये M प्लस में चला जाएगा और ये OH माइनस में चला जाएगा। तो कोई भी आपका कंपाउंड और सब्सटेंस जो कि OH माइनस आयन रिलीज करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग?
अकॉर्डिंग टू दिस हम इसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। इन द सेम वे क्योंकि ये वाटर में है तो H2O के साथ ये रिएक्ट के 2 हाइड्रोजन है, एक यहाँ हाइड्रोजन है, तो ये 3 हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन मिला के क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एक बार और H2O डाला आपने तो ये क्या हो जाएगा, H5 नेगेटिव, एक्सेट्रा, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसका भी फेल होने का यही रीजन था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे बेसिस के पास, हर बेस के पास, ठीक है, कि OH माइनस प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बेसिस होंगे जिनके पास ये नहीं हो, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल लिख लीजिएगा, उसके बाद बात करेंगे ब्रॉन्स्टेड एसिड की। हो जाए तो बताइएगा। डन एवरीवन? यस Yes, sir. चलिए, थैंक यू। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, ब्रॉन्स्टेड, लॉरी एसिड्स एंड बेसिस। अब इन्होंने कैसे डिफाइन किया था, इन्होंने यही बोला था कि एसिड वो होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो बेसिकली H प्लस डोनेशन के कैपेबल, जो H प्लस देते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, एसिड इज अ सब्सटेंस, एसिड इज अ substance which is capable of donating H plus ion। और बेस को ऐसे डिफाइन किया कि बेस इज अ substance which is capable of accepting H प्लस आयन। तो जो भी H प्लस आयन लेता है बेसिकली वो बेस हो जाता है, और जो देता है, ठीक है, इन शॉर्ट हम ये लिख सकते हैं कि आपका H प्लस डोनर जो होगा, H प्लस डोनर को ही हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, और H प्लस एक्सेप्टर को हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। H प्लस एक्सेप्टर को हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यही इन्होंने ऐसे ही डिफाइन किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बेसिकली ये इम्पोर्टेंट ये है, इस रिएक्शन को समझना, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे सपोज यहाँ पे आगे आपके पास NH3 विच इज इन एक्वस स्टेट, और यहाँ पे H2 में डालते हैं हम इसे NH3 को इन लिक्विड स्टेट। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि ये NH4 पॉजिटिव, ध्यान दीजिएगा, ये NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया और ये OH माइनस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये हुआ क्या, पहले ये NH3 था, अब इसने NH4 पॉजिटिव में जाने के लिए एक H प्लस लिया होगा, तभी तो कन्वर्ट हुआ है कि नहीं NH4 पॉजिटिव में। NH3 से आशीष अगर कोई NH4 पॉजिटिव में जा रहा है, दैट मींस H प्लस लिया होगा ये। आशीष, देवांश, यस सर बात समझ Yes, में आ रही है? ये NH3 H प्लस लिया होगा तभी NH4 पॉजिटिव में जा रहा है, दैट मीन्स ये आपका एक्सेप्ट कर रहा है H प्लस, दैट मीन्स ये बेस है। अब मिला कहां से होगा, इसके साइड वाले से, तो ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? आशीष, yes, देवांश, sir. ये बात समझ में आई या दोबारा बताऊं मैं? ठीक है, good। देख लीजिए यहाँ पे कि ये बेसिकली ये यहाँ से यहाँ कैसे गया, तो मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ, एड्स वन प्रोटोन प्रोटोन का मतलब यही होता है H प्लस, एक H प्लस ऐड हो गया, और जिसमें ऐड होके बनता है ना, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। अगर ये बेस है और ऐड होके इधर बना तो इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा फोकस करिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो वाला जो है H2O में H प्लस दिया है, यहाँ पे क्या किया बेसिकली, लूजेस वन प्रोटोन यानी H प्लस निकाला है, इसलिए यहाँ पे लूज किया है, तो जो भी लूज करेगा H प्लस उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, कैपेबल ऑफ डोनेटिंग, डोनेट या लूज किया है तो बेसिकली उसे क्या कहेंगे हम लोग, बेस कहेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं
ये प्रोटॉन लूजेज वन प्रोटॉन, दैट मींस H प्लस लूज किया है, तो ये आपका एसिड हो जाएगा, और इसके एसिड के कॉरेस्पॉन्डिंग उसको हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टन-लॉरी कॉन्सेप्ट, जो बेस होता है वो कन्वर्ट होता है कॉन्जुगेट एसिड में, और जो एसिड होता है वो कन्वर्ट होता है कॉन्जुगेट बेस में, ठीक है। तो आपको किसी भी तरीके का सवाल पूछ सकता है, कॉन्जुगेट एसिड पूछ सकता है, कॉन्जुगेट बेस पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसे लिख लीजिए जरा। हो जाए तो बताइएगा आप लोग प्लीज। वेरी गुड अदिति। व्हाट अबाउट यू आलिया, आरुषि, आशीष एंड देवांश? जस्ट मिनट सर कर रहे हैं। ओके, टेक योर टाइम। तो एग्जांपल भी नोट करना, जी जी लिख लीजिए। एग्जाम्पल क्या बोला आपने देवांश? तो ये नोट करना। हाँ हाँ जरूर, ये नोट बहुत इम्पोर्टेंट है। पता चलना चाहिए आपको कॉन्जुगेट एसिड कौन सब दूंगा। और अभी मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। हर चीज क्लियर होना चाहिए, एसिड कौन है, बेस कौन है। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, जो H प्लस देता है, H प्लस डोनर जो होता है वो एसिड होता है, H प्लस एक्सेप्टर जो होता है वो बेस होता है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, जो H प्लस ले लिया, ठीक है, दैट मीन्स बेस जो है वही लेगा, तो वो कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं इसको। और जो H प्लस दिया जो कि एसिड था वो कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। यस आशीष आपका हो गया? यस सर। चलिए, तो इसके हिसाब से बेसिकली मैं एक सवाल एक और समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सवाल दूंगा, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पे आपका रिएक्शन जो हुआ HCl प्लस H2O के बीच में हुआ, ठीक है। मतलब HCl को डाल दिया मैंने H2O में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका H प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। H प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और H प्लस की जगह मैं सीधे सीधे H3O पॉजिटिव लिखता हूँ, बैलेंस भी रहेगा। यहाँ पे किस में कन्वर्ट कर दिया? H3O पॉजिटिव। इस रिएक्शन में किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए आप लोग। ऐसे लिख सकता हूँ ना, H प्लस की जगह H3O पॉजिटिव? देवांश? नो सर, नहीं लिख सकता हूँ? मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख अच्छा, सकते। प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं पूछूंगा इसमें एसिड कौन है, बेस कौन है, तो देखिए HCl जो है वो Cl माइनस में जा रहा है, दैट मीन्स ये H प्लस अपना डोनेट किया है, यानी ये एसिड है। और H2O जो है वो H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स ये इसने H प्लस एक्सेप्ट किया है, दैट मीन्स बेस है। H2O जो होता है ना वो एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, एसिड, इट एक्ट्स एज एसिड एज वेल एज बेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो एसिड वाले जो चीज है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हुआ है? Cl माइनस में कन्वर्ट हुआ है, तो इसको जो कहते हैं ना हम लोग, उसे कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। एसिड से किस में कन्वर्ट हो गया? ये कॉन्जुगेट बेस में, ठीक है।
और ये वाला जो H2O है, ठीक है, ये बेस से किसमें, इसको क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट एसिड। तो आपको निकालने आना चाहिए कॉन्जुगेट एसिड एज वेल एज कॉन्जुगेट बेस। तो मेरा एक जो दूसरा सवाल है, ठीक है, वो है आपका HNO3 को H2O में डालते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे प्रोडक्ट में देखेंगे कि H3O पॉजिटिव बना और उसके बाद क्या बना, NO3 माइनस बना। तो जरा इसमें बताइए एसिड कौन है, बेस कौन है, कॉन्जुगेट एसिड कौन है, कॉन्जुगेट बेस कौन है। हो जाए तो बताइएगा आप लोग। एसिड और बेस के बारे में भी बताइए आदिति। आइए इधर, हो गया सर मैंने ध्यान से- अच्छा आपने ही भेजा था क्या मेरे पास, ओके यस ठीक है। लेकिन एसिड बेस के बारे में कुछ नहीं बताया आपने, मुझे लगा अदिति ने आंसर दिया है। वेरी गुड, NO3 कॉन्जुगेट बेस, H3O पॉजिटिव कॉन्जुगेट एसिड। एसिड और बेस कौन है, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस तो बता दिया, मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा जरा इधर, ठीक है। तो ये देखिए HNO3 किस में कन्वर्ट हो रहा है, NO3 माइनस में, यानी H प्लस ये डोनेट किया, दैट मीन्स ये एसिड है। और H2O कन्वर्ट हो रहा है H3O पॉजिटिव में, दैट मीन्स ये गेन किया है, तो बेस है। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग एसिड वाले कोरस्पॉन्डिंग NO3 माइनस जिस पर नेगेटिव है आपका, वो हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस। क्या हो जाएगा आपका, कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। उसके बाद बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पे अगर फोकस करिएगा तो आपको दिखेगा कि H2O पॉज ये बेस है, तो ये कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। कितना आसान है नहीं। ये लिख लिया आप लोगों ने, आरुषि, हो जाए तो बताइए, आशीष, स्वीडन। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लास्ट जो एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है, लुइस एसिड और बेस, लुइस एसिड्स एंड बेस, ठीक है। और देखिए पिछले वाले का भी रीजन यही था कि हर कंपाउंड में जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन हो तो H प्लस दे या H प्लस ले, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है, जैसे ये CO2 का ही एग्जांपल लिया था, इसमें तो H प्लस है नहीं, ठीक है। तो ये भी फिर भी ये एसिड होता है, तो इस वजह से ये भी फेल्ड हो गया था। तो लास्ट में जो सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया अब तक का, वो है लुइस एसिड। तो इन्होंने क्या बोला था कि स्पीसीज स्पीसीज और सब्सटेंस यू कैन से which accepts इलेक्ट्रॉन पेयर, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, एसिड कहते हैं। स्पीसीज इज कॉल्ड एसिड। और बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो ऐसे लिख सकते हैं स्पीसीज विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर,
इज कॉल्ड बेस। सिंपल। तो देखिए सिंपल सी बात है, कौन डोनेट करेगा और कौन लेगा, अगर इसकी बात देखा जाए तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वही डोनेट करेगा, और गेन करने वाला कौन होगा, जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही गेन भी करेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। ठीक है, जरूरत के हिसाब से एसिड और बेस की बात होगी यहाँ पे, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो डोनेट करेगा, दैट मीन्स वो बेस होगा, इलेक्ट्रॉन रिच। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, दैट मीन्स कि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तभी वो ले रहा है। ठीक है, दैट मीन्स जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होंगे, कंपाउंड होंगे, एटम होंगे, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे। ठीक है, दैट मीन्स वो एसिड की तरह एक्ट करेंगे। तो ये दोनों पॉइंट लिख लीजिए आप लोग और बताइए हो जाए तो, उसके बाद मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ठीक है, और इसमें हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो होते हैं आपके लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। क्या होते हैं ये? लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं आपके लोन पेयर डोनर होते हैं। क्या होते हैं? लोन पेयर डोनर होते हैं। तो जो भी लोन पेयर डोनर होते हैं वो आपका लुइस बेस होते हैं, और लोन पेयर एक्सेप्टर इज लुइस एसिड। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल की जब बात करेंगे हम लोग, तो ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, रुक जाइए जरा, इसको थोड़ा सा नीचे कर दो, वेट अ मिनट। चलिए इसे लिख लीजिए, ऐसे ही हो जाए तो बताइएगा, फिर आगे नीचे ही लिख देता हूँ। हो गया हो तो बताइएगा। हो गया? देवांश, आशीष, जस्ट मिनट। यस सर, हो गया। ओके, चलिए। यस सर। डन सर। ठीक है, तो अब इधर थोड़ा सा लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, ये लुइस एसिड, लुइस एसिड वो होगा जो लोन पेयर एक्सेप्टर होगा, यानी वो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो जैसे H+, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, CO2 इलेक्ट्रॉन की, ये हो जाएगा SF4। ठीक है, और फिर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे PF5। एक मिनट रुक जाएगा, लुइस एसिड। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा BCl3, एंड देन आ जाएगा AlCl3। ठीक है, FeCl3। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे अगर लोन पे लुइस बेस की बात करें तो लोन पेयर डोनर, लोन पेयर डोनर। यहाँ पे जो है आपका लोन पेयर एक्सेप्टर है, LP एक्सेप्टर। ठीक है, जिस पे भी नेगेटिव चार्ज हो, या फिर जिस पे भी नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, वो सारे के सारे बेस होते हैं। ठीक है, H2 हो गया एक्सेट्रा। इस लिस्ट को लिख लीजिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर आज में कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए।
Sir, done. डन एवरीवन? यस सर। तो ये सारी चीजें क्लियर रखिएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, ठीक है? थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके, थैंक यू।